हुकूमत ने एक नई तैयारी पकड़ ली है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर 30 बिल्स, एक ही दफ़ा उन्होंने कहा है कि काम ख़त्म किया जाए, 30 बिल्स मंजूर करवाए जाएं और इसके लिए ख़ास तौर पे इत्तेहादियों को मनवाया गया है और अभी तक तो उनकी तरफ से बड़ा मुस्बत जवाब आया है कि जी बिल्कुल साथ देंगे। और इसमें बहुत से बिल्स शामिल हैं। ज़ाहिर है कि हुकूमत चाहती है कि जी इंतखाबी इस्लाहात का मामला है वो भी है, फिर साथ अदालती इस्लाहात की बात हो रही है। बाबर खान साहब कह रहे हैं जी इसमें हम अपोजिशन का भी साथ चाहते हैं। गुलाम नबी साहब, ये 30 बिल्स मंजूर करवाना ये एक बहुत बड़ा टास्क है। लगता है कि आखिर अब इत्तेहादियों को मना लिया गया है पहले और उसके बाद अब ये बिल्स मंजूर करवाए जाएंगे। जी गुलाम नबी साहब। जी बिल्कुल, ये इत्तेहादियों के साथ मुलाकात जो हुई है उसमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया इत्तेहादियों की जानिब से और ईवीएम के मामले पे तो खुलकर इख्तलाफात सामने आए हैं। इत्तेहादियों ने कहा जी आप कौन होते हैं कि आप अकेले ही फैसले कर लें और आप कहते हैं कि मैं ईवीएम लागू करके रहूँगा और हर सूरत हो जाएगा और ये तो मशीन लगाई जाएगी। उन्होंने बड़े कंसर्न शो किए हैं और साथ साथ सवालात भी उठाए हैं। 3-4 सवाल तो उन्होंने ये किए हैं कि भाई ये इसकी सिक्योरिटी का कौन जिम्मेदार होगा, ये तमाम जो गांव देहात हैं वहाँ तक कैसे जाएगी और फिर वहाँ इनकी सिक्योरिटी का कौन जिम्मेदार होगा। इसके साथ साथ जो इसके ऊपर पैसे लगने हैं वो कहाँ से आएंगे, कौन दे रहा है वो पैसे। तो उन्होंने कहा कि निस्बतन इसके ये हमारे ज़राए से है कि उन्होंने कहा कि आप इतने पैसे अगर मशीनों पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं या लगा रहे हैं तो उससे आप समझते हैं कि आपकी जो हुकूमत है वो अवाम का दिल मोह लेगी। तो यही पैसे जो 300-400 अरब अगर इसके ऊपर लगता है तो ये अवाम को रिलीफ दे दे बराह रास्त किसी जगह पे और शायद उससे आपकी जो ज़्यादा फेवर मिल सकेगी अवाम में, लोगों में अच्छा तासुर जाएगा निस्बतन इसके कि आप वोटर मशीनें जो हैं वो लगाई जाएं। तो इसके ऊपर बड़ी बातचीत हुई है और फिर दूसरा ये भी कहा गया कि 30 बिल एक दिन में आप पेश करने की बात कर रहे हैं। तो पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खुली हुई थी, अब जो है कानून फैक्ट्री खोलने की कर रहे हैं। ये तो बड़ी डेलिब्रेशंस होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक दो करके बिल्स पेश होते हैं, फिर उनके ऊपर बहस होती है पॉजिटिविटी और फिर उसके साथ उसको कमेटियों के सुपुर्द किया जाता है, फिर रिकमेंडेशंस आती हैं, फिर जाके कानून साजी होती है। ये क्या बात हुई कि 30-32 बिल एक ही दिन में पेश कर लेंगे और जनाब हाथ खड़े करवा के अवाम के जो कानून साजी है वो कर दी जाएगी। तो ये इस तरह की कानून साजी से क्या फ़वायद हासिल होंगे जब इस कानून साजी को करने वाले जो हैं उनको भी ना पता हो कि वो कौन से कानून के ऊपर हाथ खड़ा कर रहे हैं या इस कानून के क्या इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सामने आएंगे। तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। लेकिन अभी एक और अहम खबर इसमें यह है कि वज़ीर-ए-आज़म के मशीर हैं कानून के हवाले से, आइन के हवाले से, डॉक्टर बाबर अवान साहब, उन्होंने बड़ी बात की है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को मैं दावत देता हूं कि कंस्ट्रक्टिव डायलॉग जो है उसमें आप एंगेज हों, आप आ जाएं। तो फिर पता नहीं अब ये इन्होंने डॉक्टर साहब ने तो कह दिया है तो ये वही अपोजिशन नैब-ज़दा अपोजिशन है और FIA ज़्यादा अपोजिशन है, तो फिर इनसे कैसी मुशावरत और इनसे हाथ तो मिलाना मुनासिब नहीं कोई समझता किसी से भी अपोजिशन वालों से। तो फिर अभी ये क्या सिलसिला है। वो तो अभी एक और ख़बर भी है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया गया है। अच्छा। जिसमें असद कैसर साहब की जानिब से जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने तमाम जो अपोजिशन पार्टियों के रहनुमा हैं उन तमाम को मदऊ किया है उसमें। और इसमें तमाम हमारे अस्करी अदारे जो हैं उनके सरबराहान भी आएंगे। कौमी सलामती के हवाले से जो है वो अच्छे डिसीजन किए जाने का इसमें इम्कान है कि बातचीत की जाएगी। मुल्क किन हालात से गुजर रहा है, आने वाले हालात में हमारे क्या चैलेंजेस हैं, अफ़गानिस्तान के हवाले से, खित्ते के हवाले से हमारे क्या चैलेंजेस हैं, तो ये भी किया जाएगा। तो अगर एंगेजमेंट वाक़ईतन कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की जानी है या की जा रही है तो फिर ये एक पॉजिटिव साइन है और ये बेहतर है कि ये हो जाए। लेकिन आप जानते हैं कि हमेशा से ही होता रहा है, अपोजिशन कंस्ट्रक्टिव डायलॉग में आ जाती है और फिर पता लगता है कि जी वो उनके ऊपर ये तो एनओआर मांग रहे थे। नहीं, लेकिन ये तो अपने केसों से इमरान खान साहब ने अपनी जो तकरीर की है, जो खिताब किया कौम से, उसमें आखिर में यानी खिताब ख़त्म किन अल्फाज पर किया वो ये कि जी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि मैं 2 ख़ानदानों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितनी उन्होंने दौलत लूटी है मुल्क से बाहर उसका आधा भी ले आएँ, आधा मुल्क में ले आएँ, तो मैं हर चीज़ की कीमत आधी कर दूँगा। ये उन्होंने एक वादा किया है कौम से। तो बाबर डोगर साहब अब वो रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं, अब अथॉरिटी जिसके पास होती है, देखिए उसामा गाजी साहब, अथॉरिटी जिसके पास होती है वो हुकूमत के सरबराह हैं
अथॉरिटियां जो है वो दरखास्तें नहीं करती, हाथ नहीं बांधती, नहीं सर, वो गले में रस्सी डाल के अपनी हुकूमत की रिट कायम करती है, वो गले में रस्सी डाल के खींचती है। ये तो दे दिए हैं सर। बरतानिया को अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करता है, यहाँ से 4-5 अरब डॉलर कोई ले जाए, उसके बाद बरतानिया के शहरी बन जाए, उसको कोई नहीं छेड़ सकता। साहब एहतिसाब का सिस्टम कैसा चल रहा है, मैं आपको उसकी बात बताता हूँ कि सफ्तान खान है, PTI के मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनको नैब ने उठा लिया, वो नैब की कस्टडी में रहे। उससे पहले शहबाज शरीफ के दौर में वो 2002 से 2007 तक वो मादनियात के वज़ीर रहे। नून लीग का दौर आया तो एक पर्चा दर्ज हुआ जिसमें कुछ करप्शन के इशू सामने हैं। उसकी जो इन्वेस्टिगेशन हुई, शहबाज चूँकि सफ्तान खान उसका डिप्टी अपोजिशन लीडर थे पंजाब असम्बली में, तो शहबाज शरीफ ने उसकी सारी डिटेल मंगवाई, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिला कि सफ्तान खान का उसमें क्या रोल है, जिस पर पता चला कि सफ्तान खान का कोई ख़ास उसमें रोल नहीं है। असल में वो जो DG है, करप्शन के सारे चार्जेस उसकी तरफ जा रहे हैं। तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई, अल्टीमेटली सफ्तान खान को इन्वेस्टिगेशन से निकाल दिया गया क्योंकि उन पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। अब उसके बाद ये शहबाज शरीफ का दौर है जब के PTI अपोजिशन में थी। उसके बाद PTI की अपनी गवर्नमेंट आती है और एकदम जो है उस वक्त एंटी करप्शन जो है सफ्तान खान का केस उठाती है, नैब के हवाले कर देती है और नैब जो है सफ्तान खान को गिरफ्तार कर लेती है उसी केस में। उस केस में जिसमें शहबाज शरीफ के दौर में इन्वेस्टिगेशन होती है, सफ्तान खान डिप्टी अपोजिशन लीडर था। सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद शहबाज शरीफ को रिपोर्ट दी जाती है कि सफ्तान खान का इस करप्शन में कोई रोल नहीं है। ये शहबाज शरीफ खास तौर पे इंटरेस्टेड था इस केस में कि ये फंस जाए, लेकिन वो नहीं फंसा। अच्छा। तो PTI के अपने दौर में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर है, उसी सफ्तान खान को पकड़ के नैब में 2 महीने के लिए बंद किया जाता है और उसके बाद एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि जनाब देखिए हमने भी तो अपने बंदे पकड़े हैं, हमने भी तो अपने बंदे गिरफ्तार किए हैं। तो बनता है। अब मुझे एक बात बताएं कि सफ्तान खान के खिलाफ वो आज भी चीख रहा है, वो आज भी रो रहा है, वो भी आज भी अपने सारे लोगों के सामने अपना केस प्लीड करता है कि जी नून लीग ने मुझे बेकसूर डिक्लेयर किया और मेरी अपनी पार्टी ने मुझे बेकसूर होने के बावजूद पकड़ लिया, सिर्फ इसलिए कि दुनिया को ये दिखा सके कि जनाब हम सिर्फ गवर्नमेंट के बंदे नहीं पकड़ रहे, हम अपने अपोजिशन के बंदे नहीं पकड़ रहे, हम अपने गवर्नमेंट कहती है नैब इंडिपेंडेंट है, हमारा तो उससे लेना देने कोई नहीं। आप अपने दिल पे हाथ रख के अपनी बात करें, छोड़े गवर्नमेंट को। नहीं सर, नहीं आप बात करें, आप ये समझते हैं कि नैब इंडिपेंडेंट है। मैं नहीं कहूंगा सर, आप बताएं कि नैब इंडिपेंडेंट है। अब हालात तो ये है कि नैब जितनी भी उसके बावजूद इस नैब पे भी उनको इत्मीनान नहीं था, उन्होंने उस नैब को प्रेसिडेंट के अंडर कर दिया। अब ये आज भी ये सवाल किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर की मर्जी के ताबे है, तो प्राइम मिनिस्टर कल कहेगा कि चेयरमैन नैब को फारिग कर दो तो वो फारिग कर देगा। इतनी सी कार्रवाई है, जब दिल करेगा उसको उठा के बाहर फेंक देंगे। अब तो वो चेयरमैन नैब से कहेंगे कि जिसको मर्जी गिरफ्तार कर लो, वो उसको गिरफ्तार कर लेगा, अपनी मर्जी से उसको रखेंगे, अपनी मर्जी का बदला लगा लेंगे, अपनी मर्जी से जब दिल चाहेगा उसको निकाल लेंगे। अच्छा। ये इंसाफ के प्रोसीजर को मजबूत करने आए थे, अब नैब को हुकूमत के हाथों में कठपुतली बना दिया गया। ये तो बात सही है कि अब ये सैफुर रहमान की बात करते थे कि सैफुर रहमान को उन्होंने बना दिया और सैफुर रहमान जो था नवाज शरीफ के हाथों में खेलता रहा, उन्होंने बेनजीर और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली केसेस बनाए, ये इल्जाम है ना। तो आज PTI क्या कर रही है, सदर के अंडर दे रही है और सदर जो है उसका इख्तियार ऐसे तो नहीं हो सकता, वो तो वज़ीर-ए-आज़म के कहने पर इस्तेमाल कर सकेगा। गुलाम साहब जल्दी से कमेंट कर दें क्योंकि मैंने इस पर ये जो 30 बिल्स आने हैं इस पर बाबर साहब मैं वो आपने जब फरमाया ना कि नैब जो है वो गैर जानबदार, यकीन वाले आसा निकल गया एकदम से। अच्छा, वो फिल्म थी। और अभी आप ये देखें कि 3 ऑर्डिनेंस आए हैं। पहला ऑर्डिनेंस आया जिसमें तमाम अपोजिशन समेत तमाम हुकूमती अरकान, तमाम कैबिनेट सब कुछ निकाल दिया गया। फिर अगले दिन ऑर्डिनेंस फिर आ गया जिसमें कहा गया कि नहीं जी वो पिछले जो लोग हैं वो तो जुर्मदार हैं, उनको तो हम पकड़ेंगे, उनके केसेस जो है वो नैब में चलेंगे। अच्छा, हमारे नहीं चलेंगे, यानी कि ना इनके चलेंगे, इनकी काबीना के इनके किसी काम के CCC में फैसलों के कुछ नहीं चलेंगे। फिर एक और ऑर्डिनेंस आ गया जिसमें ये कहा गया है कि जो चेयरमैन नैब हैं उसकी मशावरत हमने 2 और 9 के साथ खत्म कर दी है, तो वो जुडिशल अब बंदा नहीं रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।